करते हैं। गुड इवनिंग बेटा। यस बेटा, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर डीएनए आरएनए, इसकी शुरुआत की थी हमने। लास्ट टॉपिक है इसका चैप्टर का। अब ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड से मिलकर अगर देखें, न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक लॉन्ग चेन्स है, और इन लॉन्ग चेन से ही डीएनए और आरएनए बनता है। जैसे कि बच्चों इसके फ्रंट पेज पे दिखाया, ये दो बहुत लंबी चेन्स हैं जो आपस में कंबाइंड हो रखी हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। राइट साइड में ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये आरएनए है। डीएनए फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है ये? एनए यानी न्यूक्लिक एसिड। तो एक बार बच्चों मैं आपको याद दिलाता हूं, आखिर न्यूक्लिक एसिड था क्या। मैं आपको बीच में से इस तरीके से कहूं कि चीजें क्लियर हो जाएं आपको। ये बेसिकली बच्चों जो आरएनए और डीएनए है, जिसको हम यहां पर बच्चों न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं, ये हमारी दो चीजों से मिलकर बना है बच्चों। एक मिनट बच्चों, चल गया, मुझे लगा नहीं चलेगा। को बच्चों मैं फाइन कर लेता हूं। कनेक्शन अनस्टेबल। यस बच्चों, टॉपिक चल रहा है न्यूक्लिक एसिड। ये तीन चीजों से मिलकर बना है जो मैंने आपसे शेयर किया था। एक है शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम इनको हाइड्रोलाइज करें तो हमें बच्चों डिफरेंट तरह की शुगर मिल सकती है। डीएनए आरएनए में अलग अलग शुगर होती है, और डिफरेंट बेस मिल सकते हैं। तो पहले इन चीजों को देखते हैं कि आखिर ये शुगर और बेस आखिर हैं क्या। ये जो शुगर है, इसका मैं स्ट्रक्चर अभी बच्चों ऊपर से कट करके दिखा रहा हूं। ये डीएनए में और आरएनए में अलग अलग होता है। ये डीएनए और आरएनए क्या है? ये भी शुगर, बेस और फॉस्फेट से मिलकर लॉन्ग चेन बनती हैं। अगर मैं ये शुगर का बच्चों स्ट्रक्चर कॉपी करता हूं यहां पर पहले, ये है हमारी शुगर। टाइम बचाने के लिए मैंने बच्चों ऑलरेडी कॉपी कर रखे थे। ये है बच्चों शुगर। पहली है राइबोस शुगर, और दूसरी है 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये वाली जो शुगर है, ये हमारी डीएनए में मिलती है, और ये आरएनए में मिलती है। आरएनए में राइबोस शुगर होती है, और डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। ये क्या है? बेसिकली ये पेंटोस शुगर है। अच्छा, यहां पर बच्चों देखो, ये रिंग भी 5 कार्बन एटम का है, और ये काउंटिंग आप यहां से कर सकते हो। ये इसमें ऑलरेडी की हुई है, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये दो शुगर, आपको बच्चों स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइंड में क्लियरिटी आए इसलिए मैंने ये आपके सामने फिगर सामने रख दी है कि ये शुगर का आखिर स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर इसके बाद बच्चों बात आती है बेस की। तो बेस भी बच्चों आरएनए और डीएनए में अलग अलग होते हैं। सारे अलग नहीं होते हैं, इसमें कुछ तो सेम होते हैं, और बाकी एक सिर्फ अलग होता है। वो कौन सा अलग होता है? मैं स्ट्रक्चर निकालता हूं बच्चों। चलो पहले लिख देता हूं, फिर स्ट्रक्चर निकालता हूं। ऊपर स्ट्रक्चर मैंने कॉपी किया हुआ है। डीएनए के अंदर बेस होते हैं बच्चों एडिनाइन, यूएनाइन, साइटोसिन, थायामिन। मैंने शॉर्ट में लिखा है, भी नाम लिखा हुआ आ जाएगा। एडिनाइन, गुएनाइन, साइटोसिन, थायामिन। और आरएनए के अंदर बच्चों जो बेस होता है, वो होता है एडिनाइन,
ग्यूएनाइन, साइटोसिन, देखो मैंने सब कुछ कॉमन लिख दिया बच्चों, सिर्फ एक डिफरेंस किस चीज का डाला, यू का। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पुटअप हो सकता है बच्चों आराम से, कि डीएनए में कौन से बेस हैं, आरएनए में कौन से बेस हैं। फॉस्फेट तो बच्चों कॉमन ग्रुप है, फॉस्फेट अलग नहीं है। तो देखा जाए न्यूक्लिक एसिड किसकी मिलाकर चेन बनती है, शुगर, बेस और फॉस्फेट। अगर शुगर देखें तो दो तरह की शुगर है, डीएनए में 2 डीऑक्सी शुगर है और आरएनए में राइबो शुगर है। और बेस, यहाँ पर 5 तरह के बेस है, एडिनाइन, गुएनाइन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। एजीसीटी हमारा डीएनए में होता है और एजीसीयू हमारा आरएनए में होता है। बेस का स्ट्रक्चर निकालता हूं बच्चों, एनसीईआरटी में तो बना हुआ दिख रहा है मुझे, मुझे पता था इसका टाइम ज्यादा लगेगा ड्रॉ करने में। तो आ जाओ जी, बेस। अच्छा, तो इसके अलावा और कोई दूसरा बेस नहीं, ये रहे बेस। तो बनाने से अच्छा या किताब से ड्रॉ करना या बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये मैंने थोड़ा बड़ा साइज कर दिया। ये है बच्चों नाइट्रोजिनस बेस। ये देखो स्ट्रक्चर, फिर से बोल रहा हूं बच्चों, स्ट्रक्चर आपको नहीं याद रखने हैं। ये देखो साइटोसिन, थायामिन, यूरासिल, एडिनाइन, ग्यूएनाइन, डिटेल्ड में नहीं जाना इसके। ये हमारे पिरिमिडीन, साइटोसिन, थायामिन और यूरासिल, और नीचे प्यूरिन बेस है। देखो स्ट्रक्चर देखो ना, 2 रिंग बने हुए हैं प्यूरिन बेस के अंदर, और एक ही रिंग है किसके अंदर, पिरिमिडीन बेस के अंदर। तो ये पिरिमिडीन स्ट्रक्चर के एनालॉग है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास बेस होते हैं। तो बेस मैंने यहां पर लिख दिया, एडिनाइन, ग्यूएनाइन, साइटोसिन, थायामिन डीएनए के अंदर, और एडिनाइन, ग्यूएनाइन, साइटोसिन एंड यूरासिल आरएनए के अंदर। अब ये स्क्रीनशॉट ले लो या नोट हो जाए तो थम्स अप का साइन बनाना बच्चों, ट्रैक करना है मुझे। करूं बच्चों ट्रैक, हो गया। अब ये जुड़े कैसे होते हैं देखो, सबसे पहले तो ये शुगर है, हर एक शुगर के साथ शुगर के पहले कार्बन से बेस जुड़ा होता है। अभी मैं पहले कार्बन का मतलब भी बताऊंगा बच्चों। शुगर के, क्योंकि पेंटोज शुगर थी ना, पेंटागन बना हुआ था, उसके पहले कार्बन एटम से बेस जुड़ा होता है। वही एडिनाइन, ग्यूएनाइन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, है ना, एक बेस जुड़ा होता है। और शुगर से जुड़ा होता है बच्चों फॉस्फेट ग्रुप। अब ये एक यूनिट बनाई है मैंने, कॉम्बिनेशन शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। इसमें बच्चों ये जो शुगर और बेस है, सिर्फ ये इतना कॉम्बिनेशन, शुगर के साथ बेस, ये कहलाता है बच्चों न्यूक्लियोसाइड। फिर से बच्चों एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड होता है शुगर और बेस का कॉम्बिनेशन। और अगर इसके अंदर हम बच्चों एक कॉम्बिनेशन में फॉस्फेट साथ में ले लें, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो शुगर है, इससे जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा बच्चों, ये चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। यहां पर ये मैंने लिख दिया 4। शुगर के चौथे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। फिर से एक और यूनिट दोबारा लिख रहा हूं मैं एन टाइम्स करने के लिए बच्चों, शुगर, बेस, फॉस्फेट। और इस तरीके से ये एन टाइम, एक लास्ट की यूनिट और डाल दी मैंने, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। यहां पर ये जो बच्चों शुगर फॉस्फेट से कनेक्टेड होगा, है ना,
यहां पर देखो क्या था, ये पहले कार्बन से बेस था, चौथे कार्बन से इसका फॉस्फेट था, मगर ये दूसरी तरफ से भी तो कनेक्ट होगा, दूसरी तरफ से ये कनेक्ट होगा बच्चों फॉस्फेट के साथ तीसरे कार्बन एटम से, यहां से थर्ड होगा, जो थर्ड कार्बन एटम होगा वो फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होगा। कैसे, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं। पहले तो इस ग्रुप को देखते हैं बच्चों, पूरा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटा। ये देखो बच्चों, पेंटोज शुगर बनाई है, ये है पेंटोज शुगर, कार्बन एटम से ये एडिनाइन बेस जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस 2 3 4, है ना। और ये देखो बच्चों, से हमने क्या किया हुआ है, तो ये हमारा फॉस्फेट हुआ है, ये रहा फॉस्फेट ग्रुप। अब ये मिलाकर क्या है, ये हमारा तीनों मिले हुए हैं, फॉस्फेट ग्रुप भी है, पेंटोज शुगर, तो ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये दो मिला दें सर तो ये न्यूक्लियोटाइड, और अगर ये तीसरा भी मिला दें, ये जो मैं अब येलो से मार्क कर रहा हूँ फॉस्फेट ग्रुप, अब ये बन जाएगा दो टाइड, न्यूक्लियोटाइड, दो है न्यूक्लियोसाइड। तो ये देखो, ये ब्लू कलर की लाइन से दिखा है, तो ब्लू दोनों ही आसमानी से कलर में लिखा हुआ है एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, और ये ओवरऑल को क्या लिखा हुआ है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। मोनोफॉस्फेट कई बार फॉस्फेट ग्रुप एक से ज्यादा भी कनेक्ट हो सकते हैं, फिलहाल हमें एक बात करनी है। अब इस तरह के न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होंगे, जैसे बच्चों जनरल मैंने लिखा है, ये एन टाइम्स बीच में न्यूक्लियोटाइड रख दिया और फिर से एक लास्ट में न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया, तो इस तरीके से लंबी चेन बनती है। तो यहां पर मैं एक लंबी चेन अब ड्रॉ कर देता हूं। इसके अलावा ये लो, दो का कनेक्शन दिखाता हूं पहले मैं। ये हमारे दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट हो गए। ये देखो लेफ्ट साइड पे बच्चों, ये पहला दिया हुआ है एक न्यूक्लियोटाइड, ये हमारे शुगर, ये है, ये इसके फर्स्ट कार्बन पे बेस जुड़ा हुआ है, और ये देखो ये फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। और अभी वो जो थर्ड है वो किसका है, ये देखो ये दूसरे वाले का, ये दूसरे वाले का, मगर ये जो फिफ्थ कार्बन है ये फोर्थ के रिंग से जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से ये जो फॉस्फेट का OH है, ये दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन एटम के OH से कनेक्ट होके कंडेंस हो रहा है, ये H2 रिलीज हो गया और इस तरीके से ये जुड़ गया, ये पहली यूनिट, ये दूसरी यूनिट, ये जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, इस लिंकेज का नाम क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फिर से कहूंगा बच्चों, स्ट्रक्चर नहीं हमें याद करना, वो किस तरीके से किताब में अगर डायग्राम बने होंगे कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने डायग्राम कॉपी कर दिए, अदरवाइज हमारा काम इससे पूरा चलता है बच्चों। क्या है ये, शुगर बेस फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, शुगर बेस को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, शुगर बेस और फॉस्फेट को मिलाकर न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और इस तरह से बच्चों ये एक लॉन्ग चेन बनती है। और इसमें मैंने ये चीज जरूर लिख लेना बच्चों, ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है, डीएनए में कौन से बेस होते हैं, एडिनाइन, गुएनाइन, साइटोसिन, थायामिन, और आरएनए में एडिनाइन, गुएनाइन, साइटोसिन और यूरासिल। जो शुगर डीएनए और आरएनए में है बच्चों, आरएनए में राइबोज है और डीएनए में टू डोज है। तो इस तरह से बच्चों ये न्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग चेन तैयार हो गई। जब दो चेन आपस में बच्चों स्पाइरल होती हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होती हैं, तब बनता है डीएनए, और अगर चेन सिंगल रहती है तब तब बनता है आरएनए। क्या मतलब, न्यूक्लिक एसिड की दो चेन है, ये पहली चेन, अब जो
चेन है, शुगर हर एक जगह पर क्या है, चेन में बेस लगा हुआ है ना। बेस कौन से हैं? एडिनाइन, यूएनाइन, साइटोसिन, थायामिन। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में जो बेस हैं ए टी जी सी, याद रखना। तो एट और गिरीश चंद याद रख लेना, ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बेस एडिनाइन थायामिन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ग्यूएनाइन साइटोसिन के साथ ही बेस बनाता है, मतलब पेयरिंग करता है हाइड्रोजन बॉन्ड की। ये मैंने बच्चों दूसरी रिंग बनाई, इसमें भी बेस होंगे और ये आपस में कनेक्टेड होंगे। जैसे ये ए है तो इसका टी है, इसमें जी है तो इसका सी है, इनका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। टी है तो इसका ए है। इस तरीके से ये डबल हेलिक्स रिंग बनेगी। तो डीएनए के अंदर डबल हेलिक्स होता है, जबकि आरएनए हमारी सिंगल हेलिक्स होती है, सिंगल स्ट्रैंड होती है। इसमें हमारा डबल स्ट्रैंड नहीं होता। तो अब अगर पूछा जाए क्या डिफरेंस सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए में, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर है, मैंने आपको अब तक जो क्वेश्चन बताए, सबसे पहला तो ये बताया न्यूक्लियो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या होती है। क्वेश्चन के फॉर्म में ये उसके साथ लिखेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आखिर आरएनए और डीएनए में फर्क क्या है, न्यूक्लिक एसिड में फर्क क्या है। तो आप इसको ऐसे करो, लेफ्ट में लिखो डीएनए और राइट में लिख लो आरएनए। सबसे पहले तो अभी ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसमें हमने ये देखा कि डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंड है। तो पहला पॉइंट यही लिख दो, इट इज डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड coiled in opposite direction, coiled in opposite direction। जबकि आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड। इसको बच्चों अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, इसका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, जबकि डीएनए कैसी है, डीएनए हमारी डबल स्ट्रैंड है। सेकेंड पॉइंट बच्चों आरएनए और डीएनए का, कि शुगर जो प्रेजेंट है डीएनए में वो 2 डीऑक्सीराइबोज है। तो इसमें लिख दो, शुगर प्रेजेंट इज बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज, 2 डीऑक्सीराइबोज। जबकि आरएनए के अंदर बीटा डी राइबोज होती है। शुगर प्रेजेंट इज बीटा डी राइबोज, बीटा डी राइबोज। तो ये सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया बच्चों। डीएनए के अंदर शुगर है बीटा डी 2 ऑक्सी राइबोज, और जबकि आरएनए सिर्फ बीटा डी राइबोज। तीसरा पॉइंट बेस का रख देते हैं, बेस दोनों में अलग अलग है। बेसिस प्रेजेंट आर एडिनाइन, यूएनाइन, साइटोसिन, यहां थायामिन होता है, जबकि आरएनए में होता है यूरासिल। आरएनए में बेसिस हैं, बेसिस प्रेजेंट आर एडिनाइन, यूएनाइन, साइटोसिन एंड यूरासिल। अच्छा, तीन तो मेन पॉइंट हो गए। अब चौथा बच्चों ये कहां पाए जाते हैं, जो डीएनए है ये हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में। इट अकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, इट अकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। जबकि आरएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। बायोलॉजिकल है, मेरे दिमाग में बच्चों पिक्चर बिल्कुल नहीं बनती कहां होता होगा साइटोप्लाज्म। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म।
बायोलॉजी वाले बच्चों के बन जाती होगी। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। डीएनए होता है न्यूक्लियस में, आरएनए होता है साइटोप्लाज्म में। डीएनए के खैर इसके तो सीरियल्स भी आते हैं ना, डीएनए चेक करके पता लगाते हैं। तो ये क्या है, हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने में, यानी कि जो भी आगे ऑफस्प्रिंग होगी उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको ट्रांसमिट करने में डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर responsible for the transmission of responsible for the transmission of heredity character to the offspring, to the offspring। जबकि आरएनए प्रोटीन बनाता है, it helps in protein synthesis, helps in protein synthesis। आरएनए वैसे हमारे, अगर आपने नाम सुना हो बायो में बच्चों, तो कैसे कैसे होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एमआरटी। एमआरटी 3 तरह के आरएनए होते हैं, मैसेंजर, राइबोसोमल, ट्रांसफर। और ये उनके लिए जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी। तो देखो फिर से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए क्या है, डीएनए डबल स्ट्रैंड है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स है। डीएनए में शुगर बीटा डी 2 डिऑक्सीराइबोज होती है, जबकि आरएनए में बीटा डी राइबोज शुगर होती है। बेस एडिनाइन, ग्यूएनाइन, साइटोसिन और थायमिन। अगर बच्चों क्वेश्चन ये भी बन जाए ना, बेस पेयरिंग किसमें होती है, डबल स्ट्रैंड में हाइड्रोजन बॉन्ड, जी के साथ सी का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है हमेशा कंप्लीमेंट्री, और ए के साथ टी का। जबकि यहाँ तो बेस पेयरिंग वाली बात ही नहीं है, ये सिंगल स्ट्रैंड है, ए जी सी यू, एडिनाइन, ग्यूएनाइन, साइटोसिन और यूरासिल। डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, और जबकि आरएनए साइटोप्लाज्म में। डीएनए का काम क्या होता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसमिट करना, कहाँ, ऑफस्प्रिंग में। जबकि आरएनए क्या करता है, आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो ये बच्चों यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन बायोमोलिक्यूल्स का यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चंस देखें बच्चों, अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल लो। देव ने बड़ी देर में ज्वाइन किया है, देव को पता था रिकॉर्डिंग हो रही है। क्वेश्चन शुरू होते हैं बच्चों। इंटेक्स्ट 14.1 है बच्चों। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के बाद बच्चों सारे एमसीक्यू सॉल्व होते हैं, जो भी उपकार ने, ध्रुव ने आपस में शेयर किए ना बुक्स, और जो मेरे पास हैं, ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन बहुत मक्खन की तरह सॉल्व होते हैं एकदम। एनसीईआरटी करने से एक एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, सारे एनसीईआरटी बेस्ड बनाए हुए हैं। तो देखो बच्चों, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल का, छोटे क्वेश्चन हैं, बड़ा कोई भी नहीं है बच्चों। एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो पहला है हमारा, पहले इंटेक्स्ट का पार्ट डिस्कस कर रहा हूं बच्चों में। इंटेक्स्ट में, हाँ ये देखो बच्चों 14.1 लिखा हुआ है। 14.1 क्वेश्चन है, ग्लूकोज और सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर। ग्लूकोज भी पानी में घुल जाता है, एंड सुक्रोज ये भी पानी में घुल जाता है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जबकि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, जो कि 6 मेंबर्ड रिंग है, ये पानी में नहीं घुलती। साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन ये हमारे पानी में नहीं घुलती।
समझ में आता है बच्चों क्या रीजन होगा? ग्लूकोज और सुक्रोज के अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, है ना, OH होते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना फिर सकते वहाँ पे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जबकि जाती है साइक्लोहेक्सिन, और इसमें नहीं होते बेंजीन। हाँ दोबारा बोलो बेटा। सर हाँ इसमें उसमें नहीं होती ग्लूकोस और सुक्रोस में साइक्लोहेक्सिन और हाइड्रोजन बेंजीन। होते हैं। हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी तो होगी ना, OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, करेक्ट आंसर। जबकि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन कैसे हैं, नॉन पोलर हैं, तो ये पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएंगे। तो एक लाइन में लिखते हैं, इन ग्लूकोज एंड सुक्रोज OH group is present. OH group is present, which can form H bond with water. H bond with water. ठीक है, इसलिए ये तो घुल जाएगा, जबकि बाकी के दो कैसे हैं, नॉन पोलर हैं। बट साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन is non-polar, hence they are insoluble in water, hence they are insoluble in water। एक बच्चों मैसेज कर दूं मैं, बच्चे थोड़ा सा लीनियंट हो गए हैं। ये बच्चों अब यही है ना, एक्सप्रेशन दूसरी जगह लेके जाना बड़ा मुश्किल काम होता है एकदम। हाँ तो 14.1 बच्चों कंप्लीट हो गया। ग्लूकोज और सुक्रोज पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि ग्लूकोज और सॉरी बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर है। दूसरा बच्चों 14.2 क्वेश्चन है, जो बच्चों मुझे लगेगा कि सिलेबस से नहीं है, मैं हल्का सा बताना चाहूंगा तो बताऊंगा, नहीं तो मैं बोल दूंगा स्किप करने के लिए। 14.2 बच्चों आपका नहीं है सिलेबस में, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि एक ही वर्ड का है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोस। बच्चों लैक्टोस एक ना डाइसेचराइड है। डाइसेचराइड मतलब दो मोनोसेचराइड से मिलकर बना हुआ है। कौन से दो मोनोसेचराइड से मिलकर बना हुआ है? एक मोनोसेचराइड ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोस। तो क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिसिस में क्या क्या मिलेगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस। हालांकि डाइसेचराइड्स हमारे सिलेबस में नहीं है। चलो फास्ट चलते हैं आगे इसमें फिर। 14.3 हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज। कह रहे हैं अगर पेंटा एसीटेट बना दें डी ग्लूकोज का, तो CHO एब्सेंट है, ये कैसे पता चला? ये बेसिकली क्वेश्चन कहां पुट किया हुआ है, ऐसा कहा था ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बता पाता। ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में तो CHO ग्रुप है, अगर ग्लूकोज के OH का एसिटाइलेशन कर देते हैं, है ना, पेंटा एसिटाइलेशन, तो CHO ग्रुप की प्रेजेंस नजर नहीं आती। ये हमारा मेन ड्रॉबैक था, इसीलिए हमने इसके क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाए थे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए थे। तो अब क्वेश्चन ये पूछा है हमें कैसे पता चलेगा कि CHO ग्रुप नहीं है। हमने तो उसमें लिख दिया था कि ये CHO ग्रुप की रिएक्शन नहीं देता,
तो बच्चों सीएचओ ग्रुप की एल्डिहाइड की रिएक्शन कौन सी परफॉर्म की थी, एनसीईआरटी में वैसे वो नहीं दी थी, ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम। फेलिंग सॉल्यूशन से रेड प्रेसिपिटेट आना, और जब हमने इसमें फेलिंग सॉल्यूशन डाला तो इसमें बच्चों कोई चेंज नहीं आया, जबकि एल्डिहाइड ग्रुप फेलिंग सॉल्यूशन से ऑक्सीडाइज हो जाता है, रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑन एडिंग फेलिंग सॉल्यूशन, on adding failing solution to D-glucose pentacetate, to D-glucose pentacetate, no reaction take place, no reaction take place। अगर एल्डिहाइड फ्री ग्रुप होता तो रेड प्रेसिपिटेट्स एल्डिहाइड के साथ आते हैं, मगर यहां सर पर फेलिंग सॉल्यूशन कोई में दोनों आते हैं, प्रेसिपिटेट्स फेलिंग नहीं ए है। और फेलिंग बी। हाँ बेटा। सर सर फेलिंग हाँ सॉल्यूशन में दोबारा बोलो। फेलिंग ए और फेलिंग बी दोनों का मिक्सचर होता है। मिक्सचर डालेंगे बेटा। हेलो। हाँ हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल ठीक। और पूरा फेलिंग टॉलिन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन जो एक एल्डिहाइड का टेस्ट है ना, वो ये नहीं देता। इसके बाद है बेटा 14.3 के बाद आगे पलटते हैं, 14.4 आगे चला गया है। ये पेज नंबर बच्चों 417 पे है। फेलिंग ए फेलिंग बी को मिला के डाल दो। यस बच्चों, 14.4 है द मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड, एमपी एंड सॉल्युबिलिटी, इसकी अमीनो एसिड्स की। ये मैंने अमीनो एसिड का फॉर्मूला बना दिया, हायर देन दैट ऑफ हेलो एसिड्स, हायर देन दैट ऑफ हेलो एसिड्स। तो ऐसी कौन सी बात है इसके अंदर जिससे इसका मेल्टिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर ज्यादा होगी। देखो यहां बच्चों COOH OH ग्रुप यहां प्रेजेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कार्बोक्सिलिक पार्ट में। यहां पर NH2 में भी बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव NH से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, अमीनो एसिड दोनों तरफ पोलर ग्रुप हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। जबकि हेलो एसिड में एसिड तो है मगर दूसरी तरफ ऐसा कोई अमीनो ग्रुप नहीं है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। और बच्चों सबसे बड़ी बात, इसमें इससे भी ज्यादा बॉन्डिंग का कारण क्या होता है, इसमें एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट है। NH2 CHR, ये प्रोटोन अगर यहां ट्रांसफर हो जाए इसके एसिडिक ग्रुप से बेसिक ग्रुप की तरफ, तो ये बन गया NH3 प्लस और COO माइनस। तो ये एक तरीके से बच्चों इंटरनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन से सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई। और ये एक तरीके से देखो तो पूरा आयनिक कंपाउंड हो गया, कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गया। तो मॉलिक्यूल के ये प्लस और माइनस चार्जेस एक दूसरे को स्ट्रांगली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो न्यूट्रल वे में होगी जब ये अमीनो एसिड है, मगर जब इसमें इंटरनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन होके ये सॉल्ट बना देता है तब ये पूरा आयनिक बन जाता है ना। एक तरफ से H प्लस दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गया और प्लस माइनस आयन सेपरेट हो गए। इसको ज्विटर आयन भी कहते हैं, ये शायद आया होगा पहले कभी। तो इन हाई अपोजिट चार्जेस के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। लिखो, बिकॉज इट फॉर्म्स salt by the internal transfer of by
the internal transfer of H प्लस लिख देते हैं, शॉर्ट में आ जाएगा, which creates opposite charges and develops strong electrostatic force of attraction. Strong electrostatic force of attraction.